दोस्तों नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन के एक नए एपिसोड में लोक प्रशासन के जो विषय का विकास है उसके बारे में बात कर रहे थे, टू द पॉइंट फोकस्ड वे में, थोड़ी सी विस्तार से। आज हम द्वितीय चरण के बारे में बात करेंगे जिसे गोल्डन टाइम ऑफ प्रिंसिपल्स कहा जाता है। लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण जो 1927 में शुरू हुआ था, 1937 में जिसकी समाप्ति मानी जाती है। इतिहासकार जो लोक प्रशासन का इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं, चिंतक हैं, उन्होंने ये टाइम फ्रेम सजेस्ट किया है। दोस्तों इस चरण की एक खास बात थी कि इसने लोक प्रशासन को एक सैद्धांतिक विषय के रूप में एक जबरदस्त आधारशिला प्रदान की थी। ऐसे कुछ चिंतक हुए थे जिन्होंने इतना लोकप्रिय बना दिया था लोक प्रशासन को कि यूएस की हर यूनिवर्सिटीज में, हर विश्वविद्यालय और हर महाविद्यालय में इस पर कोर्स शुरू हो गए थे, डिप्लोमा शुरू हो गए थे और इसको लोक प्रशासन में छिपी हुई हर बुराई का एक उपचार मान लिया गया था। तो क्या था, कौन थे इसके प्रमुख प्रतिपादक, आज जानने समझने की कोशिश करते हैं। 1927 में विलोबी नामक एक लेखक थे लोक प्रशासन पर लिखने वाले। उनकी एक पुस्तक आई लोक प्रशासन के सिद्धांत। इस पुस्तक में विलोबी ने कहा कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, अगर उनको कॉन्शियसली अप्लाई कर दिया जाए, अगर किसी भी संगठन में, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, किसी भी संस्कृति में हो, किसी भी देश में हो, अगर इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को कॉन्शियसली यानी बहुत ही समझदारी के साथ अगर इनको अप्लाई कर दिया जाए तो इनमें कैपेसिटी है, इनमें क्षमता है किस चीज की, इंक्रीज एफिशिएंसी। ये किसी भी काम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब उन्हीं संसाधनों से, उसी इनपुट से आप ज्यादा आउटकम या ज्यादा आउटपुट पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले विलोबी की इसी पुस्तक से ये काल माना जाता है 1927 से 1926 ने एल डी वाइट ने इंट्रोडक्शन दिया था कि लोक प्रशासन क्या है। 1927 में विलोबी ने सिद्धांतों की प्रस्थापना की और इसी 1927 के साल को लोक प्रशासन के इतिहास में दूसरा चरण कहा जाता है, विकास का। इस दौर में साइमन ने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस काल में उन सिद्धांतों को व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा गया, क्योंकि ये वही काल था जिस समय यूरोप में, विश्व युद्ध के बाद यूरोप में और अमेरिका में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी। उत्पादन बढ़ाने का, कंजप्शन बढ़ाने का जबरदस्त प्रेशर था सरकारों पे। इसी दौर में 1930 में अमेरिका में यह प्रयास हुआ कि ऐसा क्या किया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई हुई इस महान मंदी से निपटा जा सके। इसी दौर में साइंटिफिक मैनेजमेंट लोकप्रिय हुआ। हर्बर्ट साइमन नाम के एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। उन्होंने 4 सिद्धांत बताए कि हमें काम की साइंस विकसित करनी होगी। काम की साइंस विकसित करने का मतलब है कोई काम कितनी देर में संपन्न किया जा सकता है, इसके साइंटिफिक स्टडी करने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस वर्क के आधार पर हमने काम का एक विज्ञान विकसित कर लिया। इस काम को करने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से जो कामगार हैं उनका चुनाव करना होगा और उनको वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा हमें समन्वय स्थापित करना होगा, कोऑर्डिनेशन लाना होगा, किसमें, वर्क और वर्कर में। ये वर्क हमने साइंटिफिक तरीके से डिसाइड कर लिया कि इसमें कितना टाइम लगेगा, यहाँ हमने साइंटिफिक सिलेक्शन कर लिया। इस कामगार की एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ इस वर्क को हमें कोऑर्डिनेट करना होगा। जो काम ये वर्कर कर सकता है उसी की इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। चौथा उन्होंने कहा कि वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने काम तो छोटा सा दिया है किसी कामगार को और अपने पूरे समूह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर थोप दी कि ये काम पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर इन 4 सिद्धांतों का किसी भी संगठन में प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस संगठन की उत्पादकता को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसके बाद जो इस गोल्डन टाइम जो सिद्धांतों का स्वर्ण युग था, इसमें बहुत बड़ा योगदान था फेयोल का। फ्रेंच इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे।
इन्होंने 14 सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कहा कि अगर इन 14 सिद्धांतों का संगठनों में यूज किया जाए तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे 14 सिद्धांत आप किताब में पढ़ना लिखे हुए हैं, जैसे स्केलर चेन, जैसे हायरार्की या पद सोपान जिसको कहते हैं, इसको फेल ने स्केलर चेन कहा था। उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी एक अधीनस्थ कर्मचारी को एक ही उच्चाधिकारी का आदेश मिलना चाहिए ताकि उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डिलेमा या कंफ्यूजन नहीं हो। उन्होंने कहा टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर संगठन के सदस्यों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट वे में काम करने का मौका दिया जाए, उनमें टीम स्पिरिट डेवलप की जाए, तो उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी आसानी से की जा सकती है। इसके बाद गुलिक और उर्विक, उन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी थी लोक प्रशासन पे, मैनेजमेंट पे। उन्होंने पॉपुलर किया 7 बेसिक प्रिंसिपल्स को। उन्होंने कहा कि अगर संगठन में एक एक्रोनिम उन्होंने विकसित किया पोस्ट कॉर्प, कि अगर इस पोस्ट कॉर्प को इफेक्टिवली यूज किया जाए किसी भी संगठन में, तो इसी पोस्ट कॉर्प में सारी गतिविधियां छुपी हुई हैं। पी का मतलब है प्लानिंग, क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, कि उस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, उनका ढांचा क्या होगा, कौन किसको आदेश निर्देश देगा। एस का मतलब है स्टाफिंग, यानी भर्ती कैसे करनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, उनमें कितनी क्षमता, कैसे। डी का मतलब डायरेक्शन, यानी निर्देश गाइडलाइंस। सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेशन, कि लोग आपस में सिनर्जी के साथ काम करें, एक टीम स्पिरिट के साथ काम करें। आर का मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब है कौन किसको आदेश निर्देश का फ्लो क्या होगा। बी का मतलब बजटिंग, कि उस संगठन में वित्त कहां से आएगा, खर्च कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। इसी दौर में मूने और रेले ने भी एक प्रमुख पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि संगठन के 4 मौलिक सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है समन्वय, कि अगर संगठन के सारे सदस्य एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनमें समन्वय रहेगा तो उस संगठन की उत्पादकता अन्य संगठनों की अपेक्षा बेहतर रहेगी, वो संगठन सरवाइव करेगा। दूसरा उन्होंने कहा स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस का मतलब यही था कि संगठन का निर्माण पद सोपानिक आधार पर होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की फंक्शनल डिफरेंशिएशन की, कि हमें जो भी काम है उसके लिए विशेषज्ञ कामगारों की जरूरत है। यहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि विशेषज्ञ काम के लिए हमें विशेषज्ञ वर्कर्स को जरूरत पड़ेगी। आप साधारण जानकारी या साधारण विशेषज्ञता वाले या साधारण लोगों को अगर संगठन में भर्ती करेंगे किसी भी विशेषज्ञ काम के लिए, तो सफलता नहीं मिल सकती। चौथा सिद्धांत उन्होंने बताया लाइन एंड स्टाफ। लाइन का मतलब है जो फील्ड में, जो फिजिकली जो काम करते हैं संगठन के लिए। स्टाफ का मतलब होता है जो लोग संगठन के वे लोग जो आंकड़े बनाते हैं, नीतियों का के बारे में बैठकर सोचते हैं, रसद की आपूर्ति, जो फील्ड में जो लोग काम, ये बेसिकली लाइन एंड स्टाफ मिलिट्री से लिया हुआ वर्ड है। मिलिट्री में जो लोग फील्ड में काम करते हैं, सीमाओं पे लड़ते हैं, उनको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उनको इक्विपमेंट्स, उनको रसद सामग्री, उनको संचार के उपकरण, उनको दूसरे आंकड़े जुटाकर उनकी हेल्प करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा संगठन में 2 प्रकार के, संगठन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट लाइन का काम करता है, एक पार्ट स्टाफ का काम करता है। जैसे अगर पुलिस की बात करें तो गृह मंत्रालय जो होता है वो है गृह सचिव, या सचिवालय में जो गृह सचिव होता है वो है स्टाफ, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बेसिकली जो दूसरा काल था जिसको सिद्धांतों का स्वर्ण युग, लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण कहा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि लोक प्रशासन को एक आत्मविश्वास मिला, वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो गया, जिसको संपूर्ण विकसित समाज में मान्यता मिल गई, लोकप्रिय हो गया, अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित हो गया। इसमें मूल रूप से फोकस रहा कार्य कुशलता पे, एफिशिएंसी पे और मितव्ययता पे। लेकिन जो बात स्टार्ट की थी वुडरो विल्सन ने कि हमें लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास क्यों जरूरी है, उन्होंने कहा था
कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोकहित के लिए एक विशेषज्ञ विषय का स्थापना करनी होगी, ताकि व्यावहारिक प्रशासन में उस विषय के सिद्धांतों को लागू कर हम लोकहित को बढ़ावा दे सकें। लेकिन ये लोकहित इस सिद्धांतों के स्वर्ण काल में उपेक्षित रहा। इसमें वैल्यू फ्री यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की उन्होंने। इस काल में मूल्य निरपेक्ष सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात की गई। ऐसे सिद्धांतों को पेश किया गया, ऐसे सिद्धांतों पर पुस्तकें लिखी गई कि आप इनको देश, राष्ट्र, संस्कृति या संगठन की सीमाओं से परे हटकर कहीं भी अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो ऑप्टिमम रिजल्ट्स, ऑप्टिमम आउटकम आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण। हम फेयोल, साइमन, गुलिक और उर्विक, मूने एंड रेले और बाकी जो ये प्रमुख सिद्धांतकार हैं, इनके बारे में अलग से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप द्वितीय चरण के बारे में एक साधारण जानकारी रखते हैं कि इसको सिद्धांतों का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, क्या ऐसा बेसिक इसकी यूनिकनेस थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इस काल की कि इसको 1927 से 1937 तक ही माना जाता है, ये आज हमने थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश की। आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।